नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो एक ऐसे शासक थे जिनके कंधों पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का बोझ था, पर जिनका मन शायद युद्ध और राजनीति से ज्यादा आत्मचिंतन और शांति की तलाश में रहता था। बिल्कुल। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। हाँ, और उनके वो निजी नोट्स जिन्हें आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। सही कहा। और हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन की उथल-पुथल, उनके स्टोइक दर्शन की गहराइयों और खुद मेडिटेशंस के बनने और बचने की वो बड़ी दिलचस्प कहानी पर रोशनी डालती है। हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान के मन की परतों को खोलने की कोशिश है, एक तरह से। और हमारा मकसद भी यही है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जो हमें ये समझने में मदद करें कि कैसे एक सम्राट ने इतने मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों पर, अपने आदर्शों पर चलने की कोशिश की। और सबसे हैरान करने वाली बात तो है ही। कि ये नोट्स जो उन्होंने शायद बस अपने लिए लिखे थे, दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से कैसे गिने जाने लगे। हाँ, ये वाकई एक पहेली है। इसी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं उस इंसान से जो सम्राट बना, मार्कस ऑरेलियस। जन्म तो अच्छे घराने में हुआ था। हाँ, प्रतिष्ठित परिवार में। लेकिन पिता जल्दी गुजर गए तो पालन पोषण दादा ने किया। अब बताते हैं कि गंभीर किस्म के बच्चे थे। लेकिन शौक वही थे जो उस जमाने के अमीरों के होते थे। शिकार, मुक्केबाजी। हाँ, वो सब तो था। पढ़ाई लिखाई भी मतलब कई स्तरों पर हुई। जैसे पहले तो गुलामों से पढ़ना लिखना सीखा, फिर घर पर ट्यूटर आए साहित्य पढ़ाने, खासकर वर्जिल की एनीड। लेकिन जोर भाषण कला पर था, रिटोरिक पर। हाँ, वो तो रोमन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी था ही। पर साथ ही उन्होंने ग्रीक भी सीखी। अच्छा, ग्रीक क्यों? क्योंकि दर्शन की, फिलॉसफी की भाषा तो वही थी और उनका झुकाव उस तरफ था। बाकी उनके गुरु थे फ्रोंटो, लैटिन सिखाते थे। उनसे काफी करीबी रिश्ता था, उनके खतों से पता चलता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में। पर फ्रोंटो को बड़ा अफसोस था कि मार्क्स भाषण कला छोड़कर दर्शन में ज्यादा घुस रहे हैं। उन्हें लगता था ये लड़का अपना करियर खराब कर लेगा। कमाल है। खैर, फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, वो अहम मोड़ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हाँ, जब सम्राट हेड्रियन ने उन्हें और लूशियस वेरस को चुना। अपने उत्तराधिकारी एंटोनिनस पियर्स के दत्तक पुत्र के तौर पर। मतलब अब वो भावी सम्राट थे। बिल्कुल। और इसके बाद तो उनकी शिक्षा और भी ऊंचे दर्जे की हो गई। लेकिन देखिए, शासक बनने के बाद जिंदगी कोई आसान नहीं हुई। कागज पर तो शायद वो सबसे ताकतवर थे। हाँ, कहने को तो सर्वशक्तिशाली थे, पर असल में उनकी शक्ति काफी बटी हुई थी, सीमित थी। ज्यादातर वक्त तो उनका मतलब रोजमर्रा के कामों में जाता था। जैसे दूतों से मिलना, कानूनी अपीलें सुनना, गवर्नरों के सवालों के जवाब देना, इस सब में कोई नीति लागू करवाना भी कोई आसान काम नहीं था। और चुनौतियां तो बहुत बड़ी थी उनके सामने। साम्राज्य की सीमाओं पर लगातार युद्ध। हाँ, पार्थियन युद्ध, फिर उत्तर में जर्मनिक जनजातियों के हमले। और वो भयानक प्लेग जिसने कहते हैं बहुत बड़ी आबादी खत्म कर दी थी। बिल्कुल। और तो और उनके ही एक भरोसेमंद जनरल एविडियस कैसियस, उसी ने विद्रोह कर दिया। बाप रे, मतलब बाहरी उथल पुथल तो चरम पर थी। ऐसे में वो अंदरूनी शांति कैसे बनाए रखते होंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इसी का जवाब हमें कहीं ना कहीं मेडिटेशंस में मिलता है। उनके कुछ कानूनों का जिक्र भी आता है स्रोतों में, दासों की स्थिति सुधारने या अनाथों की देखभाल से जुड़े। हाँ, कुछ ऐसे कानून थे। अब ये सीधे उनके स्टोइक दर्शन का असर था या उनके निजी अनुभवों का, जैसे पिता को जल्दी खो देना, ये कहना मुश्किल है। स्रोत शायद इस पर ज्यादा नहीं बताते। नहीं, पर ये जरूर दिखता है कि उनके दस्तावेजों में बारीकियों पर ध्यान दिया जाता था। भाषा को लेकर वो काफी सजग थे। ईसाइयों के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? उस वक्त तो ईसाइयत गैर कानूनी थी। हाँ, अवैध थी और कहीं कहीं स्थानीय स्तर पे उन पर जुल्म भी होते थे, जैसे लियोंस में हुआ। लेकिन क्या ये मार्क्स के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता थी? देखिए, उनके सामने सीमा पर युद्ध, प्लेग जैसी कई बड़ी समस्याएं थी। शायद ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं था उनके लिए। मेडिटेशंस में एक जगह 11.3 जिक्र आता है, पर ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वो शायद बाद में किसी ने जोड़ा है। अच्छा। और एक और फैसला जिसने इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला, उनके बेटे कोमोडस को उत्तराधिकारी चुनना। हाँ, उन्होंने गोद लेने की जो परंपरा चली आ रही थी उसे तोड़ा और अपने सगे बेटे कोमोडस को वारिस चुना। और वही कोमोडस बाद में एक क्रूर अत्याचारी शासक बना। बिल्कुल। और उसकी हत्या के बाद तो साम्राज्य और गहरी अस्थिरता में चला गया। मार्क्स की मौत भी विडंबना देखिए, कोमोडस के साथ ही एक सैन्य अभियान के दौरान हुई। तो एक जिंदगी जो बाहरी संघर्ष और अंदरूनी तलाश के बीच
लगातार चलती रही। बिल्कुल। तो इन तमाम भारी चुनौतियों और शायद निजी निराशाओं के बीच ये सवाल उठता है कि मार्कस ऑरेलियस ने अपना मानसिक संतुलन, अपनी वो शांति कैसे बनाए रखी? और इसका जवाब हमें मिलता है उनके उन निजी विचारों के संकलन में, जिसे दुनिया मेडिटेशंस कहती है। तो ये किताब आखिर है क्या? मतलब ये असल में क्या चीज है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई बाकायदा लिखी गई किताब नहीं है। अच्छा। ये मार्क्स के अपने नोट्स हैं, समझ लीजिए उनकी निजी डायरी की तरह, जो उन्होंने यूनानी भाषा में और शायद सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लिखे थे। इसका नाम मेडिटेशंस भी उन्होंने नहीं दिया था। नहीं, ये नाम तो बाद में दिया गया। एक पुरानी पांडुलिपि में इसका टाइटल मिलता है ईस हियोटॉन, जिसका मतलब है स्वयं के लिए। और इसीलिए इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका मतलब शायद सिर्फ वही समझ सकते थे, है ना? कोई निजी घटना या किसी व्यक्ति का जिक्र। हाँ, जो हमारे लिए एक पहेली जैसा है। बिल्कुल। एक फ्रांसीसी विद्वान है पियरे हेडो, उनका नजरिया बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, प्यूरे हेडो। उन्होंने इन्हें आध्यात्मिक अभ्यास कहा है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। आध्यात्मिक अभ्यास मतलब? उनका मानना है कि मार्कस इन नोट्स का इस्तेमाल अपने स्टोइक विश्वासों को पक्का करने, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने और तनावों से जूझने के लिए कर रहे थे। युद्ध का तनाव, विद्रोह का डर, अपनों की मौत का दुख। हाँ, और शायद अपने बेटे कोमोडस की चिंताएं, इन सब से निपटने का ये उनका अपना तरीका था, एक तरह का मानसिक अभ्यास। अच्छा, इसीलिए इसमें अक्सर ऐसा लगता है जैसे वो खुद को आदेश दे रहे हों, ऐसा सोचो, वैसा करो। बिल्कुल। और एक ही बात बार बार दोहराई जाती है, अलग अलग शब्दों में। हाँ, ये दोहराव बहुत है। वो इसलिए कि वो जाने पहचाने जवाबों को ही अलग अलग ढंग से लिखकर अभ्यास कर रहे थे, ताकि वो विचार उनके दिमाग में गहरे बैठ जाएं। ये कोई तराशा हुआ लेख नहीं है, ये एक दिमाग की प्रयोगशाला जैसा है। खुद से बात करना, खुद को समझाना। हाँ, बिल्कुल। खुद को सुधारने की एक लगातार कोशिश। वैसे किताब का पहला हिस्सा बुक 1 वो बाकियों से काफी अलग है ना? वो ज्यादा व्यवस्थित लगता है। हाँ, वो हिस्सा ज्यादा आत्मकथा जैसा है। उसमें वो अपने परिवार, अपने शिक्षकों और खासकर अपने दत्तक पिता सम्राट एंटोनिनस पायस का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसे पढ़कर लगता है कि ये सोच समझकर सचेत रूप से लिखा गया है। सही कहा। लेकिन बाकी की जो 11 पुस्तकें हैं वो ज्यादा मिली-जुली हैं। कहीं छोटे-छोटे विचार हैं, कहीं तीखे आदेश। जैसे वो कहते हैं सबसे छोटा रास्ता अपनाओ। हाँ, कहीं सूत्र वाक्य हैं, कहीं विचारों की बस लिस्ट बना दी है, कहीं रूपक हैं, जैसे वो जिंदगी की तुलना धूप के कणों से करते हैं। हाँ, 4.15 में। बिल्कुल। कहीं ध्यान लगाने के अभ्यास हैं, जैसे किसी गुजरे हुए जमाने की कल्पना करना। और कुछ किताबें जैसे 7 और 11, उनमें तो ज्यादातर दूसरे लेखकों के उद्धरणी भरे हैं। और कुछ नोट्स तो बिल्कुल ही समझ से परे हैं। वो एक जगह लिखा है चरित्र, स्याह, स्त्रैण, हठी। इसका क्या मतलब निकालें? शायद कुछ नहीं, हो सकता है ये किसी खास व्यक्ति या स्थिति के बारे में उनका अपना कोई संकेत हो, कोई शॉर्ट हैंड नोट। भाषा पर उनकी भाषण कला की ट्रेनिंग का असर तो दिखता है। हाँ, वो तो है। लेकिन कई बार वाक्य अधूरे लगते हैं या भाषा थोड़ी अटपटी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो लिखते लिखते सोच रहे थे। बिल्कुल। और समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल भी खूब करते हैं, शायद अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए या सही शब्द ढूंढने की कोशिश में। पर कहीं कहीं उनकी कलम कमाल कर जाती है, जैसे जब वो चीजों के पल भर में गुजर जाने की बात करते हैं, क्षणभंगुरता पर। हाँ, 5.23 वाला अंश बहुत प्रभावशाली है। जरा सोचो, हर चीज कितनी तेजी से बह जाती है, अस्तित्व एक नदी की तरह है। वहां भाषा, विचार और भावना का अद्भुत संतुलन है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर दो आवाजें बात कर रही हों। हाँ, किस तरह की आवाजें? एक कमजोर इंसानी आवाज जो दुख, डर या झुंझलाहट महसूस करती है, और दूसरी क्या कह रहे? दूसरी स्टोइक दर्शन की मजबूत आवाज जो उसे सही रास्ता दिखाती है, उसे संभालती है। हाँ, बिल्कुल। ये अंदरूनी कश्मकश मेडिटेशंस को बहुत मानवीय, बहुत रिलेटेबल बनाती है। सही बात है। तो उनके इन अभ्यासों और विचारों का आधार क्या था? मुख्य रूप से तो स्टोइक दर्शन ही था। हाँ, देखिए, स्टोइकवाद की छाप सबसे गहरी है। इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत मेडिटेशंस में बार बार नजर आते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो है लोगोस का आइडिया। स्टोइक्स मानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड एक तर्क संगत, एक डिवाइन प्रिंसिपल यानी लोगों से चलता है। आप इसे कुदरत का कानून कह लें, प्रोविडेंस कह लें या ईश्वर कह लें। और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। हाँ, सब कुछ कारण और कार्य की एक अटूट जंजीर से बंधा है। हर घटना उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमारी अपनी इच्छा, हमारी मर्जी, जिसे फ्री विल कहते हैं, उसका क्या? हम क्या सिर्फ कठपुतलियां हैं? ये स्टोइक दर्शन का एक बहुत पेचीदा सवाल है और उनका जवाब भी बड़ा दिलचस्प था। क्या था?
वो कहते थे कि हमारी आज़ादी इस बात में है कि हम उस चीज़ को खुशी-खुशी स्वीकार करें जो होनी ही है, अनिवार्यता को स्वेच्छा से अपनाना। वो कुत्ते वाला उदाहरण देते हैं शायद। हाँ, वही मशहूर उदाहरण। एक कुत्ता जो चलती हुई गाड़ी से बंधा है, अब कुत्ते के पास दो रास्ते हैं। या तो वो खुशी-खुशी गाड़ी के साथ भागे या फिर जमीन पर घिसटता हुआ जाए। जाना तो उसे गाड़ी के साथ ही है। चुनाव सिर्फ साथ चलने के तरीके का है। बिल्कुल। इसी तरह हमारे कर्म भी लोगोस की योजना का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि बुरे कर्म भी, स्टोइक्स मानते थे, किसी न किसी तरह से उस बड़ी अच्छी योजना का ही हिस्सा हैं। ये तो काफी गहरा नजरिया है। और एक और शब्द बार बार आता है, प्न्यूमा। ये क्या है? न्यूमा को वो लोग उसका भौतिक रूप मानते थे, एक तरह की जीवन ऊर्जा, जैसे आग और हवा का मिश्रण जो हर चीज में मौजूद है और उसे एक साथ बांधे रखती है, यहाँ तक कि पत्थर में भी। अच्छा। और मरने के बाद ये ऊर्जा वापस उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी लोगोस में मिल जाती है। स्टोइक्स ब्रह्मांड के समय समय पर नष्ट होने और फिर से बनने के चक्र में भी विश्वास करते थे, जिसे वो एकापायरोसिस कहते थे। यूनान के स्टोइक्स और रोम के स्टोइक्स में कुछ फर्क था। मैंने पढ़ा कि रोमन स्टोइकवाद ज्यादा व्यावहारिक था। हाँ, बिल्कुल। यूनानी स्टोइकवाद ज्यादा सैद्धांतिक, ज्यादा अकादमिक था। रोम में आकर यह जीने के एक तरीका बन गया। मतलब? इसने सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। ये बात रोमन समाज के ऊंचे तबके को, अभिजात वर्ग को बहुत पसंद आई। और इसमें हिम्मत, दृढ़ता जैसे जो रोमन मूल्य थे, वो भी जुड़ गए। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने वाला दर्शन बन गया, है ना? किन स्टोइक विचारकों का मार्क्स पर ज्यादा असर पड़ा? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? जायरा जीनो जैसे संस्थापक या क्राइसिपस जैसे सिद्धांतकार तो थे ही, लेकिन मार्क्स के लिए शायद रोमन उदाहरण ज्यादा मायने रखते थे, जैसे केटो द यंगर, जिसने सीजर का विरोध किया था, या वो लोग जिन्होंने नीरो जैसे तानाशाहों का सामना किया। सेनेका के लेख भी उन्होंने पढ़े, पर सबसे ज्यादा असर शायद एपिक्टेटस का था। एपिक्टेटस, वो तो पहले गुलाम थे ना? ये बात मुझे स्रोतों में काफी चौंकाने वाली लगी कि एक सम्राट एक पूर्व गुलाम के विचारों से इतना प्रभावित था। हाँ, और ये रोमन स्टोइकवाद की व्यावहारिकता ही दिखाता है। एपिक्टेटस के लेक्चर्स को उनके एक शिष्य ने संकलित किया था। मार्क्स के गुरु थे रस्टिकस, उन्होंने ही मार्क्स को इन लेक्चर्स से मिलवाया था। अच्छा। और एपिक्टेटस की वो छोटी सी किताब है एनक्रीडियन, मतलब हैंडबुक, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत व्यावहारिक सलाह है। वो मेडिटेशंस के सबसे करीब मानी जाती है। मार्क्स ने एपिक्टेटस से सीखा कि दर्शन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीने की कला है। प्यारे हेडो ने मार्क्स के दर्शन को समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा है। 3 अनुशासन या अभ्यास। ये मुझे समझने में काफी मददगार लगे। हाँ, वो 3 अनुशासन या डिसिप्लिन्स उनके विचारों का सार हैं, कह सकते हैं। पहला है धारणा का अनुशासन, परसेप्शन। बिल्कुल, यानी चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में है, बिना अपनी पसंद नापसंद या डर का रंग चढ़ाए। किसी घटना को बुरा या अच्छा कहने के बजाय उसे सिर्फ एक घटना की तरह देखना। क्योंकि स्टोइक्स मानते थे कि हमें दुख बाहरी चीजों से नहीं होता, बल्कि उनके बारे में हमारी अपनी राय से होता है। सही कहा। दूसरा है कर्म का अनुशासन, एक्शन। ये हमारे कामों और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से जुड़ा है। इंसान समाज का हिस्सा है। हाँ, और हमारा फर्ज है कि हम सबके भले के लिए काम करें, न्याय से रहें। हालांकि उनका न्याय आज की तरह की बराबरी वाला नहीं था, बल्कि समाज में हर किसी को उसके सही स्थान और कर्तव्य के हिसाब से देखने वाला था। और तीसरा है इच्छा का अनुशासन। हाँ, ये उन चीजों के प्रति हमारे रवैये के बारे में है जो हमारे बस में नहीं है, जैसे किस्मत, बीमारी, मौत। इन्हें स्वीकार करना, ये मानते हुए कि ये सब लोग उसकी बड़ी योजना का हिस्सा है और असल में हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मतलब अपनी सोच बदलो, सही काम करो, और जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा लगता है, पर करने में शायद उतना ही मुश्किल। इसीलिए मार्कस इन्हें बार बार लिखते थे, अभ्यास करते थे। हाँ, वो एक जगह लिखते भी हैं, शायद 754 में। हाँ, हर पल तुम्हारे पास ये 3 चीजें हैं। जो हो रहा है उसे विनम्रता से स्वीकार करो, ये हुई इच्छा। इस इंसान के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा करना चाहिए, ये हुआ कर्म। इस ख्याल को ध्यान से परखो ताकि कोई बेतुकी बात मन में ना घुस जाए, ये हुई धारणा। ये तीनों मिलकर ही स्टोइक जीवन जीने का रास्ता बनाते हैं। लेकिन क्या वो पूरी तरह सिर्फ स्टोइक ही थे? स्रोतों में बात भी सामने आई कि वो दूसरे दर्शनों से भी सीखने को तैयार थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो खुद को शायद सिर्फ दार्शनिक मानते थे, किसी एक खेमे का नहीं। उन्होंने सुकरात से प्रेरणा ली,
प्लेटो को अक्सर कोट करते हैं। यहाँ तक कि एपिक्यूरियन विचारकों से भी कुछ बातें ली। एपिक्यूरियन, वो तो स्टोइक्स के कट्टर विरोधी थे। हाँ, जैसे दर्द सहने के बारे में एपिकुरस के कुछ विचार उन्हें ठीक लगे। उनका मानना था कि सच जहां भी मिले उसे अपना लेना चाहिए। वे किसी एक स्कूल के मतलब कट्टर अनुयायी नहीं थे। और शायद इसी वजह से मेडिटेशंस में कुछ ऐसे विषय भी हैं जो पूरी तरह पारंपरिक स्टोइक नहीं लगते, जैसे देवताओं के साथ उनका रिश्ता। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। कभी तो देवता लोगोस जैसे ही लगते हैं, एक अव्यक्तिक शक्ति, इम्पर्सनल फोर्स, पर कभी ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्तिगत देवताओं में विश्वास करते हैं जो सपनों में आकर मदद करते हैं या इशारे देते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक दिलचस्प तनाव है उनके विचारों में। स्टोइक दर्शन का लोगोस तो तर्कसंगत और अवैयक्तिक है, लेकिन मार्क्स के लेखन में कभी-कभी एक व्यक्तिगत आस्था की, एक पर्सनल फेथ की झलक मिलती है। क्या ये उनका निजी विश्वास था या उस जमाने की भाषा का असर? स्रोत इस पर कोई सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन ये पहलू मार्क्स के विचारों को और भी जटिल और मानवीय बनाता है। ये दिखाता है कि वो भी शायद तर्क और आस्था के बीच एक संतुलन, एक रास्ता तलाश रहे थे। अब ये सोचते हैं कि ये निजी नोट्स जो शायद मार्क्स ने पता नहीं जलाने के लिए ही लिखे हों, हम तक पहुंचे कैसे? इनकी यात्रा भी कम रोमांचक नहीं है। हाँ, ये कहानी भी काफी धुंधली है, पर है बड़ी दिलचस्प। 4वीं सदी तक तो ये किताब जानी पहचानी थी, लेकिन जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य बिखरा और यूरोप में ग्रीक भाषा का ज्ञान कम हुआ, तो मेडिटेशंस पश्चिम में लगभग 1000 साल के लिए गायब हो गई। हाँ, लगभग गायब ही हो गई। तो फिर बची कैसे? किस्मत से ये पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बाइजेंटियम में बची रही, जहां ग्रीक भाषा चलती थी। लेकिन वहां भी ऐसा लगता है कि इसे बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते थे। अच्छा। फिर 10वीं सदी में एरेथस नाम के एक विद्वान थे। उन्हें इसकी एक बहुत पुरानी फटी पुरानी कॉपी मिली। उन्होंने उसकी नकल बनवाई और शायद इसी एक नकल की वजह से ये किताब हमेशा के लिए खोने से बच गई। कमाल है, सिर्फ एक कॉपी की वजह से। और फिर पश्चिम तक कैसे पहुंची? जब 1453 में तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, जो आज का इस्तांबुल है, तो बहुत से ग्रीक विद्वान वहां से भागकर इटली और यूरोप के दूसरे हिस्सों में चले गए। और वो अपने साथ पुरानी पांडुलिपियां भी ले गए। हाँ, जिनमें मेडिटेशंस भी शामिल थी। लेकिन आज भी हमारे पास जो सबसे पुरानी पूरी कॉपी है वो 14वीं सदी की है और उसमें कई गलतियां हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। पहला छापा हुआ संस्करण कब आया? वाया 1559 में विल्हेम ज़ाइलैंडर ने उसे एक बेहतर पांडुलिपि के आधार पर तैयार किया था। पर दुख की बात है कि वो पांडुलिपि अब खो चुकी है। मतलब जो टेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं उसमें अभी भी कुछ अस्पष्टताएं हो सकती हैं, कुछ हिस्से शायद गायब भी हों। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इसका बचना और हम तक पहुंचना ये वाकई एक संयोग जैसा लगता है। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों से पता चलती है वो ये कि जो क्लासिकल लिटरेचर के बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये अजीब है। जितना आम पाठकों ने, नेताओं ने और लेखकों ने दिया है। बिल्कुल। शायद इसकी जो सीधी सरल निजी शैली है वो अकादमिक विद्वानों को कम भाई हो, लेकिन शासकों के लिए जैसे फ्रेडरिक द ग्रेट, कई अमेरिकी राष्ट्रपति और लेखकों के लिए मैथ्यू आर्नल्ड से लेकर जोसेफ ब्रॉड्स्की तक ये हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है। एक अमेरिकी लेखक का जिक्र है, विलियम अलेक्जेंडर पर्सी। हाँ, पर्सी ने लिखा था, बहुत खूबसूरत लिखा है। हार कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हम में से हर एक के लिए मार्कस ऑरेलियस का वो अभेद्य किला बचा रहता है। ये बाहर नहीं, भीतर है, और जब सब कुछ खो जाता है तब भी ये टिका रहता है। वाह, ये पंक्तियां दिखाती हैं कि क्यों ये किताब आज भी लोगों को इतनी हिम्मत देती है। बिल्कुल। तो आज हमने मार्कस ऑरेलियस की दुनिया की एक झलक देखी, एक सम्राट जो दार्शनिक भी था, एक इंसान जो बाहरी दबावों और अंदरूनी कश्मकश से लगातार जूझ रहा था। मेडिटेशंस उसकी इसी निजी लड़ाई का, इसी अभ्यास का आईना है। हाँ, जहाँ वो स्टोइक सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में ढालने की, जीने की कोशिश कर रहा है। और इसका महत्व सिर्फ इतिहास में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए बहुत ठोस, बहुत व्यवहारिक तरीके सुझाती है। अपनी सोच को काबू में रखना, अपने कर्मों पर ध्यान देना और जो हमारे बस में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखना। वो 3 अनुशासन, धारणा, कर्म और इच्छा। हाँ, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है, उतने ही काम के हैं। यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर शायद श्रोताओं को सोचने में रुचि हो। मार्क्स बार बार भाग्य, नियति, लोगोस की बड़ी योजना को स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही जैसा हमने देखा वो देवताओं द्वारा सपनों या इशारों से मिलने वाली व्यक्तिगत मदद में भी विश्वास करते दिखते हैं। हाँ, वो तनाव तो है।
तो क्या ये एक विरोधाभास नहीं? और आज के दौर में जब हम सब अपनी जिंदगी में मतलब और दिशा ढूंढ रहे हैं, तो क्या हम भी इन दो अलग-अलग लगने वाले विचारों, एक तरफ एक बड़ी शायद अव्यक्तिक योजना या नियति और दूसरी तरफ व्यक्तिगत उम्मीद या किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ाव की चाहत, क्या हम इन दोनों के बीच कोई रास्ता बना सकते हैं? ये वाकई गहरा सवाल है। मार्कस ऑरेलियस शब्द, उनकी ये निजी खोज, हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।